यूजी नेट प्रिपरेशन यानी एबी गुरुजी। फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री क्विजेस। डाउनलोड द एबी गुरुजी ऐप नाउ। और मेरे सब्जेक्ट में आप मानोगे नहीं, सारे के सारे 82 सब्जेक्ट्स में से मेरे सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आता है। ये हर साल होता है नेट के लिए भी और जेआरएफ के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मन में बैठ गई कि अगर मेरे कैटेगरी में मुझे अपने इस सब्जेक्ट में नेट लाना है तो मेरे को इतना वो जो है 220 मार्क का टारगेट मेरे को पार करना ही होगा। मेरा कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 190 नंबर लिए थे। वो खराब नहीं थे, मुझे पता है कि 190 भी एक अच्छा स्कोर है, लेकिन कैटेगरी की वजह से और अगेन कट ऑफ इतनी हाई होने की वजह से मैं नहीं ले पाई थी पिछली बारी। लेकिन इस बार 230 आया, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में जो इस इंटरव्यू के अंदर जुड़ी हैं, उन्होंने इस बार इतना स्कोर किया है जितना बाकी स्टूडेंट्स के लिए शायद सोच पाना भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ में कैंडिडेट जुड़ी हैं जिन्होंने इस बार के नेट के एग्जाम में 300 में से 230 अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाला यहाँ पर हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज्यादा चौंकना नहीं है, क्योंकि आज मैं उन्हें आपके लिए लेकर आया हूं और उनकी वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको भी मदद मिल सके कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे एग्जाम के अंदर माइंडसेट को रखा जाता है, ताकि इतना अच्छा स्कोर आप भी आने वाले एग्जाम के अंदर कर सके। जी हाँ करिश्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ये जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए और फिर आप एक स्पेशल स्ट्रेटेजी जो आपने इस बार के एग्जाम में फॉलो की वो भी स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। जी हाँ जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते अपने सारे व्यूअर्स को, सारे स्टूडेंट्स को। मेरा नाम करिश्मा एंजेला विंसेंट है। मैं चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। और मैंने एबी गुरुजी चैनल में इस साल फरवरी मंथ में ज्वाइन किया था और ये मेरा दूसरा नेट का अटेम्प्ट था। और मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज। बहुत ही रेयर सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं होते हैं। और मैं गुरुजी को पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वो मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले ये इंटरव्यू के पहले हिस्से में। थैंक यू सो मच सर, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। और मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले तो ऑनेस्टली मुझे ही बहुत चौंकना लगा कि यार 230 मार्क आ गए, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता थी, क्योंकि मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आती हूँ और सिंस मेरा सब्जेक्ट भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसमें जो नेट और जेआरएफ लिखने वाले जो छात्र होते हैं वो तो कम होते हैं, लेकिन जो भी लिखते हैं बेस्ट लिखते हैं। और अगर आप जाके कट ऑफ का वो जो पीडीएफ भी देखेंगे, उसमें नेट का कट ऑफ 224 है और जेआरएफ का कट ऑफ 238 है। तो इस मात्रा में लोग स्कोर करते हैं। और ये सिर्फ इस बार नहीं हो रहा है, पिछली बारी भी नेट में 214 था और जेआरएफ के लिए 236 था। तो मेरे दिमाग में ये सर, आप स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ हासिल किया और कितने ऐसे हैं जिन्होंने नेट को हासिल किया, ये भी आप स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। जी सर, तो नेट जो है 46 लोगों ने हासिल किया है मेरे सब्जेक्ट में और जेआरएफ सिर्फ 14 लोग कर पाए, 14 लोग ही कर पाए। अब मेरे सब्जेक्ट में ऐसा क्या होता है कि अनरिजर्व्ड भी एक जो आता है उन लोगों का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सारे सब्जेक्ट में होता है। और मेरे सब्जेक्ट में आप मानोगे नहीं, सारे के सारे 82 सब्जेक्ट्स में से मेरे सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आता है। ये हर साल होता है नेट के लिए भी और जेआरएफ के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मन में बैठ गई कि अगर मेरे कैटेगरी में मुझे अपने इस सब्जेक्ट में नेट लाना है तो मेरे को इतना वो जो है 220 मार्क का टारगेट मेरे को पार करना ही होगा। मेरा कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 190 नंबर लिए थे। वो खराब नहीं थे, मुझे पता है कि 190 भी एक अच्छा स्कोर है, लेकिन कैटेगरी की वजह से और अगेन कट ऑफ इतनी हाई होने की वजह से मैं नहीं ले पाई थी पिछली बारी। लेकिन इस बार 230 आया, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके पिछले साल की कट ऑफ ही रही थी कि पिछले साल की कट ऑफ हाई थी, जिसकी वजह से बस आपने जी जान लगा दिया कि भाई इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं।
तो आमतौर पे बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ में यही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होती है कि स्टूडेंट समझते हैं कि कट ऑफ तो इतने के आसपास गई है, 52 53 के आसपास गई है, तो वो अपना टारगेट ही बहुत छोटा लेकर चलते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ 52% की गई है, तो स्टूडेंट जो है वो 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में सही करने की कोशिश करता है, सोचता है कि इतने कट ऑफ के मार्क्स पिछली बार गए थे, इतने ही कट ऑफ के लिए अगर मैं तैयारी इस बार कर लेता हूँ तो मेरा नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो ये छोटा टारगेट अपने दिमाग के अंदर लेकर चलने की वजह से जो स्टूडेंट है वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, बल्कि उसे टारगेट यहाँ पर बड़ा लेकर चलना चाहिए कि 75-80 तो पास होने के लिए चाहिए, लेकिन मैं 100 या 120 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करूंगा, तब जाकर जो है वो इस पड़ाव पर वो स्टूडेंट पहुंच पाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कि हमेशा बड़ी छलांग लगाने के बारे में सोचिए, जितना एरिया पार करना है सिर्फ उसी के बारे में सोचा तो हो सकता है कि वो एरिया भी पार ना हो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है। तो पढ़ने के लिए आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया सब चीजों को, कैसे स्टडी मटेरियल को आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या बेसिकली आपने स्ट्रेटेजी अपनाई, कितने घंटे आप पढ़ा करते थे, ये भी थोड़ा स्टूडेंट को बता देंगे, क्योंकि काफी क्वेरी हमारे पास में यही आती है कि मैटर कहाँ से उठाएं, कितना मैटर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में आप अपनी राय जरूर स्टूडेंट्स को बताइए। जी सर, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर करके उसको पूरा डिवाइड कर दिया था, और मैं कभी भी उसको ओवरलैप नहीं करती थी। फर्स्ट पेपर में आधा घंटा पढ़ा तो चलो अगले आधे घंटे में सेकंड पेपर, फिर फर्स्ट फिर सेकंड, मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। अगर मैं फर्स्ट पेपर पढ़ती हूँ तो उसके ऊपर मैं पूरा ध्यान लगाऊंगी, अगर मेरा सेकंड पेपर है तो है। तो मैं अपनी दिन को इस तरीके से डिवाइड करती थी कि मैं सुबह के टाइम पे मैं फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ती थी, क्योंकि शाम को हम गुरुजी से मिलते थे, हमारा क्लास होता था, और शाम को क्लास से पहले मेरा गुरुजी से आप मतलब स्टूडेंट्स को जरूर बता दीजिएगा। कई बार गुरुजी से कई स्टूडेंट जो है वो दाढ़ी मूछ वाले बड़े बाबा से ले लेते हैं, पर उनको बताना चाहता हूँ गुरुजी से ग्रीष्मा का मतलब मेरे चैनल से ही है, अमन बंसल से ही है। वो गुरुजी का मतलब तो टीचर है, तो मैं संस्कृत भाषा वाला गुरुजी अपने चैनल के नाम में ऐड कर दिया। कई रिलेटिव्स को, कई जानकारों को जब चैनल के बारे में पता लगता है तो वो कहते हैं गुरुजी रखती है, आपके तो इतनी दाढ़ी नहीं है, आपको तो ये ऐसे है नहीं, तो फिर आप कैसे गुरुजी लगा रहे हो? तो ये एक बड़ा नहीं, अब हमारे गुरुजी तो जो गुरुजी का इमेज है उसमें नहीं आते, वो आज के जमाने के 2022 वाले गुरुजी है, एकदम हैंडसम यूथ वाले गुरुजी है। लेकिन जो उनका टैलेंट है और उनका जो स्किल है वो मुझे लगता है कि जो पुराणों में मेंशन होते हैं अपने गुरुज उनके जैसे ही है। तो ये आज के जमाने के सच वाले गुरुजी हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि शाम वाले टाइम पे हमारा रात को क्लास होता था सर के साथ, तो मैं इवनिंग टाइम पे सेकंड पेपर के लिए पढ़ती थी और मॉर्निंग टाइम पे फर्स्ट पेपर के लिए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 या 6.5 घंटे तक की मेरी स्टडीज होती थी, क्योंकि उसके बाकी टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा देती थी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो एक गलती हो गया वो ये था कि मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करके गई थी, क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिस नहीं था। मैंने अपना पूरा जोरो जान इसमें लगा दिया कि सारे कंटेंट पढ़ने हैं, सारे यूनिट पढ़ने हैं, सबको माइंड में ऐसे लेके जाना है, उसको कोई गलती नहीं करनी है। लेकिन चूक कहाँ गई थी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्वेश्चन पेपर्स और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो इतने सारे मैंने नहीं किए थे। ये मैंने रियलाइज कर लिया जब रिजल्ट आया था। तो इस बार मैंने क्या किया कि रोज 2 to 2.5 hours में क्वेश्चंस करती थी, बोथ फॉर द फर्स्ट पेपर एंड फॉर द सेकंड पेपर। और मेरा एक सेपरेट चैलेंज ये था कि मैंने जो बताया मेरा सब्जेक्ट इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, उसमें कोई गाइड या कोई स्टडी मटेरियल्स नहीं होते हैं नेट एग्जाम के लिए, ऑनलाइन पे भी नहीं मिलते हैं और बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो मेरे पास जो मेरा स्टडी मटेरियल था वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टडी मटेरियल्स थे वो, और मैं जो यूट्यूब से और गूगल से जो भी आर्टिकल्स इकट्ठा कर सकती हूँ वो। तो मेरा पूरा फोकस यही था कि इतना सारा पढ़ने से ज्यादा मुझे अपने आप को परिचित करना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक ब्रह्मास्त्र जैसे होता है, मैं बता रही हूँ। शायद वही क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, इतना तो हम भी एक्सपेक्ट करके नहीं चाहते कि डिट्टो टू डिट्टो वही क्वेश्चंस आए, लेकिन उसी तरीके का जरूर आ सकता है। अगर समझो कि एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस वो दे रहे हैं, वो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उस यूनिट से वो जरूर आ सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर्स करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ वाले यूनिट कौन से हैं और वीकनेस वाले यूनिट कौन से हैं।
और आप प्लान कर पाओगे कि 10 यूनिट है तो मतलब 7 से 8 यूनिट तो मेरा स्ट्रेंथ होना चाहिए। 1 या 2 यूनिट हमेशा होता है, फर्स्ट पेपर में भी होता है, सेकंड में भी होता है। सब लोगों को सब चीजों में मास्टरी नहीं होती और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोगों को हमारे जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है अगर हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो प्लान करके बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ने पे भी टाइम दे सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी टाइम दे सकते हैं। क्योंकि जब ये करते हैं तब एग्जाम हॉल में जाके वो स्पीड आता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं कह रही हूं लेस देन 1 मिनट लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये सीबीटी एग्जाम भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इजी नहीं है। उधर जो भी जाके मेरे साथ हुआ और बहुत सारे लोग न्यूज पे भी आया क्या क्या हुआ एग्जाम हॉल में, तो उस टाइम पे बैठ के पूरा सोच के ये मैंने कब पढ़ा था, ये कौन से चैप्टर में आया, कौन से यूनिट में आया, ऐसा सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैथ्स वर्कआउट कर सकते हैं, जो एप्टीट्यूड होता है फर्स्ट पेपर में वो वर्कआउट कर सकते हैं। लॉजिक रीजनिंग में कुछ टेक्निक्स है, सर ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, वो शायद रफ पेपर में वर्कआउट करके कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से बैठ के सॉल्व करके सोच के करने वाला जैसा कोई भी टाइम नहीं है, ना आपके सब्जेक्ट के पेपर में ना पेपर 1 में। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, दोनों पेपर में 1 and 2 क्वेश्चंस के साथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीड भी बढ़ेगा और यू विल गेट फेमिलियर विद द क्वेश्चंस विद योर ओन सब्जेक्ट। फर्स्ट पेपर तो सभी के लिए नया है तो वो हम कुछ कर नहीं सकते, वो मैंडेटरी पेपर है। लेकिन अपने सब्जेक्ट में तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर नया नहीं आ रहा है। अरे यार ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं है, ऐसे करके नया नहीं आ रहा है। तो हमको वो क्या एक चीज है जो हमको एक एक्स्ट्रा एज देगा बाकी लोगों से, वो ये चीज है कि प्रैक्टिस करो और मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द सब्जेक्ट एंड विद दोस 10 यूनिट्स। तो ये मेरा था सर। जी हाँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने सबसे पहले तो अपने प्रीवियस अटेम्प्ट की गलती को पहचाना कि आपने कहाँ पर गलती कर दी थी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी खास तौर पे गौर किया, उस पर ध्यान किया और उसके ऊपर अपनी जो है वो स्ट्रेंथ बना ली। जी हाँ, आपने अपनी सारी बातें मुझे लगता है कि इस जो वक्तव्य होता है उसके अंदर सारी शेयर कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जानना बाकी नहीं रह गया, लेकिन मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने पेपर 1 के लिए जो तैयारी की थी उसको आपने पेपर 2 के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किया, ये भी आप जरूर बता दीजिए। क्योंकि हम जो है वो पेपर 2 कॉमर्स के लिए खास तौर पे कोच करते हैं, तो पेपर 2 जिनका कॉमर्स नहीं है उनकी काफी शिकायत आती है कि सर बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया जरूर बताइए। जी सर, तो मेरा जो है सर के लिए बहुत स्पेशली ये मैं कहना चाहती हूँ कि सर ने जो मेथडोलॉजी और पैटर्न है एक एग्जाम को, नेट एग्जाम जैसे एक एग्जाम को हम अप्रोच करते हैं, वो उनके स्टूडेंट्स में पहले डाला है। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो सारा कंटेंट देते हैं, सारी मदद करते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा स्किल और ट्रिक्स हमको बताए हैं कि फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट कैसे स्कोर करते हैं और पूरी की पूरी नेट एग्जाम को किस नजरिए से देखना चाहिए और उसको कैसे फेस करना चाहिए। तो ये जब मुझे फर्स्ट पेपर से सारी नसीहत सर की जो मिल गई, मैंने तो वही जाके मेरे सेकंड पेपर में अपनाया, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चंस के साथ पढ़ना कैसे चाहिए और हर एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है 2 ऑप्शन में से एक चूज करो, 2 एलिमिनेट करो, 2 बचे होंगे उसमें से एक होगा। एक होता है एक कॉमन फैक्टर निकालो सारे क्वेश्चन में से, अगर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं कुछ तो कॉमनैलिटी होगा उसमें। ये सब जो नसीहत है, ये सब ट्रिक्स हैं, जब आप सर के साथ पढ़ेंगे या अपने आप में भी, जैसे मैं कह रही थी कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, खुद ब खुद पता चलेगा कि ऐसे होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम मेथड और प्रिपरेशन अपने फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं वो सेम हम सेकेंड पेपर के लिए भी अपनाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या हो जाता है कि फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप ज्यादा टाइम लगा दोगे पढ़ने में तो सेकंड पेपर में कम पड़ जाएगा, और वैसी वर्षा होता है। अगर आप सोचोगे अरे यार उधर तो 100 क्वेश्चन है, इधर 50 क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, तो मुझे 100 में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उधर आप 100 के 100 नंबर लेके आ जाओगे, लेकिन इधर 40% नहीं लाए फर्स्ट पेपर में, फिर तो क्लियर ही नहीं होगा, फिर तो पूरा अटेम्प्ट ही वेस्ट हो गया।
तो मेरे हिसाब से दोनों पेपर के लिए अपना पूरा का पूरा वेटेज है। और मुझे लगता है कि अगर आप सर के साथ आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है और मैं 100% सर के क्लासेस को रेकमेंड करूंगी कि आप सब उनके क्लास में भाग ले और उसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि वो सिर्फ सिखाते नहीं है, वो गाइड करते हैं, वो एक दिशा दिखाते हैं। और वो जतानी नहीं पड़ती है उनको, क्योंकि वो एक पैटर्न जैसा वो सेट करते हैं कि हमको पता है कि अगला ये जो क्लास में हमने किया है सेम अगर हम जाके पेपर 2 में करेंगे तो हो जाएगा। शायद पहले पहले जब स्टार्ट करते तो कंफ्यूजन 100% रहेगा, लेकिन एज यू गो थ्रू चलो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पढ़ने के बाद व्हेन यू गेट यूज टू योर रूटीन ऑफ स्टडिंग, वो जरूर आपको मन में आ जाएगा। तो आई फील उसका मेरा पूरा श्रेय जो मैंने सेकेंड पेपर में मैं लगा पाई वो सिर्फ मैं सर को देना चाहूंगी। फर्स्ट पेपर में वो जो भी उनसे सीखने को मिला वो काफी था सेकंड पेपर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे वो बता रहा था स्टूडेंट्स के लिए आप बड़े डेडिकेटेड हैं और जितनी हो सके आप स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रही थी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद थैंक यू सो मच। इससे बहुत यहाँ पर मदद मिली होगी। आने वाले समय के अंदर और भी इंटरव्यूज आपके लिए मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आप सभी के लिए था और आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक करिश्मा जी की ये सारी इंपॉर्टेंट बातें पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।